नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं 6 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियों से और इसमें जुटी बीजेपी की खबर से। बीजेपी ने जिलेवार प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जयपुर की कमान सौंपी गई है, यानी कि जयपुर जिले के अंदर जो पंचायत के चुनाव होने हैं उसकी जिम्मेदारी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सौंपी गई है। हरिराम रणवा और ओपी यादव को उनके साथ सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के लिए लगाया गया है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को भरतपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है, यानी कि वो भरतपुर के अंदर कमान संभालेंगे। उनके साथ मनोज राजौड़िया और वीरमदेव सिंह को सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को दौसा जिले का जिम्मा सौंपा गया है। सैनी के साथ अभिनेश महर्षि और गोवर्धन वर्मा को सह प्रभारी बना दिया गया है। पूर्व मंत्री मदन दिलावर को सवाई माधोपुर का प्रभारी बनाया गया है। दिलावर के साथ अशोक सैनी और अभिमन्यु राजवी को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी को जोधपुर जिले का प्रभार दिया गया है, जिम्मा सौंपा गया है। देवनानी के साथ माधवराव चौधरी और जोगेश्वर गर्ग को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर बात करें पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया की, तो उन्हें सिरोही जिले का प्रभारी पंचायती राज चुनाव के लिए लगाया गया है। पंचारिया के साथ अविनाश गहलोत और श्रवण बंजारा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा सुशील कटारा, जितेंद्र गोठवाल, काशीराम गोदारा, पंकज गुप्ता को प्रदेश समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि 3 चरणों में, यानी कि 26 अगस्त, 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान होना है और उसकी तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। बाकायदा जो 6 जिलों के अंदर पंचायत राज के चुनाव होने हैं उसके लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। जयपुर के लिए प्रभारी बनाया गया है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका हाथ बटाने के लिए हरिराम रणवा और ओपी यादव को सह प्रभारी बना दिया गया है। भरतपुर जिले की बात करें तो भरतपुर जिले की जिम्मेदारी, यानी कि उनको प्रभारी अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। मनोज राजौड़िया और वीरमदेव सिंह को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। दौसा जिले की जिम्मेदारी, यानी कि प्रभारी पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को बनाया गया है। सैनी के साथ अभिनेश महर्षि, गोवर्धन वर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पूर्व मंत्री मदन दिलावर को सवाई माधोपुर का प्रभारी बनाया गया है, वहां की जिम्मेदारी वो संभालेंगे, रणनीति वो बनाएंगे। उनका हाथ बटाने के लिए अशोक सैनी और अभिमन्यु राजवी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें जोधपुर जिले की, जो बेहद महत्वपूर्ण, वहां की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी संभाल रहे हैं। देवनानी के साथ माधवराम चौधरी और जोगेश्वर गर्ग को सह प्रभारी बनाया गया है। बात अगर करें सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले में प्रभारी की जिम्मेदारी पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया को दी गई है। पंचारिया के साथ अविनाश गहलोत, श्रवण बंजारा को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें समन्वयक की, तो सुशील कटारा, जितेंद्र गोठवाल, काशीराम गोदारा, पंकज गुप्ता, ये वो 4 नाम जिनको प्रदेश समन्वयक के तौर पर लगाया गया है। 26 अगस्त, 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान होगा। 3 चरणों के अंदर 6 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारी और बीजेपी इसमें जुट गई है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का देवलोक गमन हो गया है। आज जयपुर स्थित आवास पर दोपहर 12:15 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। किशोरपुरी जी की पिछले दिनों तबीयत नासाज चल रही थी, खराब चल रही थी, बिगड़ी हुई थी। गणेशपुरी महाराज की समाधि के पास ही उनको समाधि दी जाएगी। मंदिर परिसर में आरती हॉल में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा गया ताकि भक्त उनके दर्शन कर सके। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु और लोग जुटे, जिन्होंने उनके अंतिम दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं जाहिर की हैं, संवेदनाएं जताई हैं। संवेदनाएं जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, श्री चरण में जगह दे। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाओं में उनका अहम योगदान रहा है। राजस्थान उस योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा।
आगे बढ़ते हैं। गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध खनन से जुड़ा प्रकरण। दरअसल हाईकोर्ट ने पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल झुंझुनू को आदेश दिए। जस्टिस सबीना और जस्टिस सीके सोनगरा ने 3 महीने में कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। सेल के अध्यक्ष कलेक्टर को अतिक्रमण हटाकर रोकना होगा अवैध खनन। खेतड़ी तहसील के ग्राम त्योंदा निवासी अमर सिंह ने दायर की थी जनहित याचिका। एडवोकेट अशोक वीर सिंह निर्माण और प्रवीण मीणा ने ग्रामीणों की पैरवी करते हुए कहा कि गांव में खनन कर रहे 3 लीज धारकों ने शर्तों की पालना नहीं की और इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। गोचर भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा ये मामला है। अवैध खनन से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। स्पीकर बिरला कर रहे शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों का निरीक्षण। अतिवृष्टि से प्रभावित शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों का निरीक्षण वो करते हुए नजर आए। उन्होंने हवाई सर्वे भी किया और देखा कि किस तरीके से हाड़ौती के अंदर बारिश ने कहर बढ़ पाया है। कोटा के अंदर जो निचले इलाके हैं, डाउन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, वहां काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यहां तक कि कुछ लोगों की पीड़ा को सुनकर ओम बिरला भावुक भी नजर आए। इस दौरान रवि विहार, जनकपुरी, आदर्श कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों का उन्होंने निरीक्षण किया। पानी भरने से कई कॉलोनियों में बड़ा नुकसान हुआ है। बिरला ने आमजन को हुए नुकसान पर दुख जताया। बसावट को काफी समय बीत जाने के बाद भी समुचित ड्रेनेज नहीं होने पर चिंता भी व्यक्त। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बिरला को बताई थी ड्रेनेज की समस्या और लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरने के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए। कहा गया कि अधिकारी पानी की निकासी की समय रहते व्यवस्था करें। आपदा आने के बाद प्रयास प्रारंभ करना चुनौती से पार पाने का सही तरीका नहीं है। और आपको याद होगा, फर्स्ट इंडिया भी शुरू से आगाह कर रहा है। हर निगम की तस्वीरें हमने दिखाई। मॉनसून शुरू होने से पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने दिखाई थी। बाकायदा निगमों का रुख किया था, मेयर्स को जोड़ा था और उनसे पूछा था कि किस तरीके की व्यवस्था रहेगी। तब सब कहते नजर आए थे सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई उसके बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए। कोटा के अंदर हर बार ऐसा होता है कि जो निचले इलाके हैं, जो डाउन स्ट्रीम है, जो वहां के गांव हैं, वहां पानी भरता है। इस बार भी फर्स्ट इंडिया ने लगातार आगाह किया था, लेकिन हालात बदले नहीं। स्पीकर ओम बिरला शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने हवाई सर्वे भी किया। बोट में बैठकर भी वो बस्तियों के बीच पहुंचे और जो प्रभावित शहरी क्षेत्र थे वहां लोगों से उनके दर्द को जाना, उनकी समस्याओं को सुना। रवि विहार, जनकपुरी, आदर्श कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों का निरीक्षण किया। यह भी सच है कि इन कॉलोनियों के अंदर पानी भरने से बड़ा नुकसान हुआ है। आम जन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इस पर ओम बिरला ने नुकसान पर दुख जताया। लेकिन एक जो गंभीर सवाल फर्स्ट इंडिया लगातार उठा रहा है, वो सवाल आज फिर उठा। बसावट को काफी समय बीत जाने के बाद भी समुचित ड्रेनेज नहीं होने पर ओम बिरला ने भी चिंता जाहिर की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने बिरला को ड्रेनेज की समस्या बताई थी। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए और निर्देश देते हुए कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरने के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए। कहा गया है कि अधिकारी पानी की निकासी की समय रहते व्यवस्था करें। आपदा अगर आ ही जाएगी, घरों में पानी भर ही जाएगा, लोग डूब ही जाएंगे, सामान की बर्बादी हो ही जाएगी। उसके बाद आपदा के बाद उसको सही करना, उसके लिए रास्ते निकालना चुनौती से पार पाने का सही तरीका बिल्कुल नहीं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार गंभीर है। कोरोना थर्ड लहर की आशंका को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन करेंगे प्रदेश भर की तैयारियों की समीक्षा। महाजन की अध्यक्षता में 10 अगस्त को दोपहर 1 बजे से प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस हो। जिला स्तर पर गठित एनालिटिकल स्टैटिकल सेल के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। निदेशक जन स्वास्थ्य है, अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य है, SNO, IDSP और WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा,
यूनिसेफ के डॉक्टर अनिल अग्रवाल, यूनिसेफ के डॉक्टर इंद्रपाल सिंह और आईडीएसपी टीम होगी निदेशालय से वीसी में शामिल। जबकि जिला स्तर से संयुक्त निदेशक जोन, सीएमएचओ समेत अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। वीसी को लेकर साफ निर्देश है, यदि कोई भी अधिकारी बगैर सूचना के गैर हाजिर रहा तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानूनी सेवा मोबाइल ऐप और विजन स्टेटमेंट की लॉन्चिंग की गई है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सीजीआई एनवी रमन्ना ने इसको लॉन्च किया है। समारोह में न्यायमूर्ति यूयू ललित भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोबाइल ऐप से आमजन को कानूनी सहायता में विशेष लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीजीआई रमन्ना ने कहा कि थानों में हो रहे अत्याचारों के बारे में चीफ जस्टिस ने जिक्र किया और सीजीआई ने हिरासत में यातना और उत्पीड़न को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। यानी कि वो उत्पीड़न और यातना जो थानों के अंदर दी जाती है उस पर चिंता व्यक्त की है। इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो दरअसल कानूनी सेवा मोबाइल ऐप और विजन स्टेटमेंट की लॉन्चिंग की गई थी। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के अंदर यह कार्यक्रम रखा गया था और सीजीआई एनवी रमन्ना ने लॉन्च किया था। समारोह में न्यायमूर्ति यूयू ललित भी उपस्थित रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोबाइल ऐप से आमजन को कानूनी सहायता में विशेष लाभ होगा और कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीजीआई रमन्ना ने कहा कि थानों में हो रहे अत्याचारों की ऊपर चिंता होनी चाहिए, उत्पीड़न को लेकर चिंता होनी चाहिए और ये चिंता उन्होंने व्यक्त की है। देखिए, बताओ का स्वागत है। जयपुर में आदिवासी मीना बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। जयपुर में प्रताप नगर के सेक्टर 15 के अंदर यह छात्रावास बना है। 150 बालिकाओं के रहने के लिए 75 कमरों का निर्माण किया गया, यानी कि हर कमरे के अंदर 2 बालिकाएं रह पाएंगी। 4 करोड़ की लागत, 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। मुख्यमंत्री ने कोटा के जय मिनेश विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया। 15 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में मिनेश विश्वविद्यालय बनेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि शुभ काम का सपना आज पूरा होने जा रहा है। दानदाता जब आगे आते हैं तभी ऐसे काम सफल हो पाते हैं। समाज जब साथ में जुड़ता है तो काम ज्यादा अच्छे से संपन्न होते हैं। विधायक कोष से राशि देने के मामले पर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, कहा कि पहले सांसद निधि से ऐसे कार्यों को पैसा देना अनुमत था, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। मैं परीक्षण कराऊंगा विधायक कोष से कैसे मदद की जा सकती है। सरकार जिस भी रूप में सहयोग कर सकती है जरूर करेगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और संवेदनशील फैसला सामने आया। दरअसल अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावितों के लिए फैसला किया है। अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से अगर किसी की जान चली गई है तो मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इस दौरान अगर कोई घायल हो गया तो उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस दौरान बाकायदा गिरदावरी कराई जाएगी। मुआवजे के लिए जल्द गिरदावरी रिपोर्ट भिजवाई जाए ताकि राहत मिल सके। राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। संकट की इस घड़ी में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनकी हर संभव मदद की जाएगी। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें अस्थायी आवासों में शिफ्ट किया जाएगा। और अब बात करते हैं जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की। दरअसल 15 अगस्त से पहले ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत हर बार होती है। 11 अगस्त से शुरू होगा ऑपरेशन अलर्ट। सरहद पर नफरी बढ़ाई जाएगी। नापाक नजरों पर निगरानी के लिए बढ़ाया जाएगा सुरक्षा पहरा। बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारी और जवान एक साथ रहेंगे चौकस। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ऑपरेशन होगा। खुफिया एजेंसियां भी इस दौरान अलर्ट रहेंगी, सतर्क रहेंगी। हेडक्वार्टर से सीमा चौकियों तक बढ़ाया जाएगा मैन पावर। पेट्रोलिंग, खुर्रा चेकिंग, ये सब तेज कर दी जाएगी ताकि किसी भी तरीके की चूक ना रहे। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपाणी के 5 साल पूरे हो गए हैं।
मृदुभाषी और दृढ़ विश्वास के साथ कर रही वाइब्रेंट गुजरात का सपना पूरा। 5 साल में गुजरात के राजनीतिक क्षेत्र में बनाई अपनी पैठ। बड़े छोटे सभी मुद्दों पर बेबाकी से वो फैसला लेते हैं। नरेंद्र मोदी के विकास पथ को निरंतर रूपाणी आगे बढ़ा भी रही है। परिणाम स्वरूप देश में सबसे ज्यादा एफडीआई गुजरात के अंदर ही आई। 30.23 अरब डॉलर यानी कि लगभग 2.20 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई गुजरात में अभी तक आ चुका है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान भी और इसके साथ पानी की समस्या का समाधान भी गुजरात में हुआ है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की रैंकिंग नंबर 1 है। ई वाहन नीति के लिए प्रति वाहन 2 लाख रुपए से 20,000 से 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी रूपाणी सरकार दे रही है। वहीं शिक्षा, ग्रीन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून और पर्यटन के क्षेत्र में भी गुजरात अव्वल बना हुआ है। तोगाते तूफान से पीड़ितों के लिए 600 करोड़ का राहत पैकेज भी घोषित किया गया। 1825 जिलों में गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार सफलता से निर्वहन कर रहे हैं रूपाणी। ममता बनर्जी के उपचुनाव में कोविड-19 का अड़ंगा लग सकता है। दरअसल उनको मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर किसी सीट से चुनाव जीतना है। केंद्र सरकार के उपचुनाव को लेकर अलग राय है। कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर बंगाल में उपचुनाव पर पुनर्विचार होना चाहिए। ममता बनर्जी नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव हार गई थी और 5 मई को मुख्यमंत्री के बनने के बाद से 6 महीने में विधायक निर्वाचित होना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ममता को पद भी छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए टीएमसी की तरफ से बार-बार उपचुनाव की मांग की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से चुनाव नहीं करवाने की अपील की जा रही है। कोविड-19 की तीसरी लहर के नाम पर चुनाव नहीं करवाने की अपील की जा रही है। रेल मंत्रालय ने 33 मंडलों में लगाए नए डीआरएम। खास बात यह है कि जयपुर से जुड़े 4 अधिकारी बने हैं डीआरएम। अनिल कुमार जैन को बनाया गया राजकोट मंडल का डीआरएम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस 1990 बैच के अधिकारी हैं अनिल कुमार जैन। सुरेंद्र सिंह मीणा को बनाया गया आगरा मंडल का डीआरएम। मुख्य विद्युत अभियंता पद पर हैं सुरेंद्र सिंह मीणा। राजीव श्रीवास्तव को बनाया गया बीकानेर मंडल का डीआरएम। सिविल इंजीनियरिंग सर्विस 1990 बैच के अधिकारी हैं राजीव श्रीवास्तव। हालांकि श्रीवास्तव का पिछले दिनों ही हुआ था जयपुर के लिए तबादला। इलाहाबाद से उन्हें लगाया गया था उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय में। तरुण जैन को बनाया गया अहमदाबाद मंडल का डीआरएम। ट्रैफिक सर्विस 1993 बैच के अधिकारी हैं तरुण जैन। नए 33 डीआरएम में मैकेनिकल सर्विस की सबसे ज्यादा 9 डीआरएम बनाए गए। वहीं सर्विस इंजीनियरिंग की 8 अधिकारी भी डीआरएम बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।